लास्ट बातचीत की यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम आपको समझाए थे, मीन्स आप बचपन में महत्तम समापवर्तक भाग विधि से नथिंग बट भाग विधि समापवर्तक से। ये जो इतना बड़ा टर्म यूज किया गया यूक्लिडियन एल्गोरिथम इन जड आरी भरकम, वही है जो आप 7th में पढ़ते हैं, भाग विधि वर्तक निकाल। एल्गोरिथम क्या था? अगर ए बी आर इंटीजर, let P be the P of A comma B, अगर A और B की GCD है, then these are the hypothesis of the Euclidean algorithm. Let A B are integers and D the greatest common divisor of A और B का महत्तम D है, then there exist integers to UV such that फ्यूजन क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स UV सच दैट दो इंटीजर्स UV मिलेंगे दैट B को A और B की GCD है, तो आप U और V के फॉर्म में लिख सकते हैं। A और B को B को A और B के फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम। स्टेटमेंट ये था, अगर A B दो इंटीजर्स दिए गए हैं, कि उनका G है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, B को B के फॉर्म में लिख सकते हैं with the help of some integer u and D equal to AU plus B, AU plus B। यही आपका कहलाता है एल्गोरिथम इन जेड। आपके लास्ट लेक्चर में इसको पूरा प्रूव कर दिया गया है और इस पर एक क्वेश्चन भी करवा दिया गया है। आपके एग्जाम में दो इंटीजर्स दिए रहेंगे, उनका GCD भी डालना होगा और उस GCD को UV के फॉर्म में लिखना होगा। आज एक क्वेश्चन करते हैं और करते हैं। Let A equal to 16 and B equal to, let A equal to 16, B equal to 6। तो इंटीजर्स आपके एग्जाम में दिया रहेगा, वो गिव यू टू इंटीजर्स इन 6। फाइंड UV Z सच दैट आपको UV निकालना होगा, UV इन Z कि जो इनका GCD आए A और B का, तो 16 और 6 की GCD ऑफ A एंड B मीन्स GCD ऑफ 16 एंड 6। 16 और 6 की GCD आपको पता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? 2, 2 3 2 8 16। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालते समय आपको बताया था क्या करना होगा, पहले इनके कॉमन डिवाइजर्स निकाल लेंगे। तो 16 के जो डिवाइजर्स हैं वो 1 है, 2 है, पॉजिटिव डिवाइजर्स 16 के पॉजिटिव डिवाइजर्स 1, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 16 1 2 4, वेरी करेक्ट 4। नेक्स्ट डिवाइजर क्या होगा? 8 16। दीज आर द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 16।
फिर 6 के आप पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालोगे तो 1 2 3 6, 1 2 3 6। 3 के पॉजिटिव डिवाइजर्स ये हैं, डिवाइजर्स ये हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स ये, 6 के डिवाइजर्स ये। फिर दोनों के कॉमन डिवाइजर्स देख, दोनों में कौन से डिवाइजर कॉमन है। कॉमन दोनों में एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, के बाद कोई भी कॉमन नहीं है। यानी कॉमन डिवाइजर्स आप, तो कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 3 and 6 आर 1 and 2। 6 के पहले पॉजिटिव डिवाइजर्स लिख, 3 के पहले पॉजिटिव डिवाइजर्स लिखे, 6 के सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स लिखे। फिर दोनों में जो कॉमन डिवाइजर्स हैं, 6 जो दोनों में डिवाइजर्स उनको लिखे। और फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी का मतलब जीसी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को कुछ लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लिख के आए एग्जाम में या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख के आए एग्जाम में, एक ही बात है, एचसीएफ। तो पहले दोनों के डिवाइजर लिखे, दोनों में जो कॉमन डिवाइजर्स उनको लिखे, और फिर उन दोनों में जो बड़ा है 1 और 2, यही दो कॉमन डिवाइजर्स 3 और 6, दोनों में जो बड़ा है ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 16 and 6 is 2। Hence GCD of 3 and 2, 3 and 6, जब भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना हो आप यही टेक्निक अप्लाई कीजिए। पॉजिटिव डिवाइजर्स लिखिए, तो उनके कॉमन डिवाइजर्स, उनमें जो सबसे बड़ा होगा ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये ग्रेटेस्ट कॉमन। 3 और 6 का GCD 2 है, जो कि आप बचपन, आपका सवाल यहाँ है कि इस 2 को 16 और 6 के फॉर्म में लिखना है। फाइंड 2 को 16 और 3 6 के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन पूरा पहले, फाइंड यू ई इन जेड सच दैट, जो 16 और 6 की जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 इक्वल टू 16 यू प्लस 6। आपको यूवी खोजना है कि यू, वो यूवी आपको तलाश करना है। 2 को 16 और 6 की 2 को 16 और 6 के फॉर्म में आप लिख सकते, फॉर्म में लिख सकते। और ऐसे सवाल हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 इंटीजर दिए जाएंगे, उसका जीसीडी आप निकालोगे, आ जाएगा कि जीसीडी को उन दोनों इंटीजर के फॉर्म में लिखिए और बी के फॉर्म में लिखिए। द हेल्प यही यू और वी आप सॉल्व कैसे करोगे। एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में बताया गया था, सेम टाइप टेक्निक है जैसे उसको भी सॉल्व, कोई भी सवाल इस तरह का पूछा जाएगा, वही टेक्निक आप बार बार अप्लाई करोगे। तो लास्ट लेक्चर क्या करोगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन 16 और 6 की जीसीडी निकालिए भाग विधि से। आप क्या सिखाया गया है बचपन में जो आप करते हो, 6 वाला उससे बड़ा वाले में भाग देते हो, 6 2 बार आप आपकी भाग जाएगी, पूजा 12, फिर 4 आया, जो रिमाइंडर आया उसमें फिर 6 में आप भाग दोगे, भाग विधि से निकालना जी। और 16 उससे भाग दिए, फिर जो रिमाइंडर आया उससे फिर
फिर भाग कितनी बार जाएगी, 4 × 4 अंडर 2। फिर तब तक आप ये प्रक्रिया करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। फिर इस 2 से इस 4 में यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसमें भाग देंगे, 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4। अब आपका रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया। तो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होगा, लास्ट नॉन जीरो ही। पहली बार भाग दिए तो रिमाइंडर आपका ये आया, दूसरी बार जब 4 से 6 भाग दिए तो रिमाइंडर आपका ये आया, फिर 2 से जब 4 में भाग दिए तो रिमाइंडर आपका ये आया। लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, ये तो जीरो रिमाइंडर है, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर आपका 2 है, यही इसका जीसीडी होगा। हेंस लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होगा 2, तो 3 और 6 का जीसीडी, जीसीडी ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 16 और ये नई बात नहीं है, आप बचपन से करते आ रहे हो, आजकल क्लास 5th 4th के स्टूडेंट ये करते हैं। अब आपका इंटरेस्ट है कि इस 2 को 16, 2 को जो जीसीडी आया है उसको 6 के फॉर्म में लिखना, सॉरी पार्डन में, फॉर्म में लिखना। लिखोगे कैसे? तो आप यहाँ से स्टार्ट करो कि पर जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर 2 को लिख सकते हो, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर जो कि आपका जीसीडी बन रहा है उसको 2 को राइट दिस 6 - 4 × 1, 6 लिख सकते, 4 से भाग दिए, 4 × 2 को लिख सकते हो, 6 - 4 × 1। यही आपको लास्ट टर्म में समझाया था, ऐसे ही आप करोगे लास्ट, क्योंकि इसी 2 को आपको 6 और 16 के फॉर्म में लिखना है, इसी 2 को आपको 16 और 6 के फॉर्म में लिखना है। आप 2 से स्टार्ट करोगे, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर से स्टार्ट करोगे और पीछे की तरफ जाओगे 2 को लिख सकते हो 6 माइनस, जिसका भाग दे रहे हो 4 से, 6 - 4 × 1। फिर अगले स्टेप में क्या करोगे, 6 को एज इट इज रहने दोगे, अब 4 को, जो ये 4 है उसको लिखने की कोशिश करोगे इनके फॉर्म में। 4 को लिख सकते हो, 4 की जगह लिख सकते हो आप 16 - 6 × 2। 4 की जगह आपने लिख लिया 16 माइनस 4 को, जो ये 4 है तो लिख लिया आपने 16 - 2 और इंटू 1 आपका बाहर है, ये है। तो ये तो आप 4 की जगह लिखे और फिर 1 × 1 आपका है। हाँ, एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, उस दिन भी बताया था कि आप मल्टीप्लाई करके मत लिखे, बहुत लोग 6 × 2 को 12 लिख देते हैं, आप 12 नहीं लिखोगे, 6 × 2 ही रखोगे, कि अल्टीमेटली आपका आंसर 16 और 6 में ही चाहिए, 2 को 16 और 6 के फॉर्म में ही लिखना है। तो यहाँ से आपका हो गया 6 और यहाँ से -1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 × 1 और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस 60 माइनस माइनस प्लस 6 × 2 × 1 तो 1 पड़ा रहेगा। यहाँ से 6, ये जो 6 है आपका 6 × 1 और ये 6 × 2 कर सकते हो 16 × -1, इस चीज़ को, ये जो है इसको लिख सकते हो 16 × -1, तो आपका -16 रहेगा। आपको ये तो लिखना है 2 को 16u + 6v फॉर्म में लिखना, पहले 16 को लिखोगे फिर 16 को लिख लिया 16 और प्लस 6 × 2, यहाँ 1 सिर्फ 6 है तो इसका मतलब यहाँ 6 × 1 है, 6 × 1 a और 6 a, 6 × बार बार कह रहा हूँ, जब इस प्रोसेस में आप लगाते हो तो गुणा करके नहीं लिखना है, अल्टीमेट 2 को 16 और 6 के 6 × 1 ये दोनों को कंबाइन करोगे तो 60 हो जाएगा। अब आपका सवाल खत्म। आप तो यहाँ 16u फॉर्म में आ गया, 6v फॉर्म में, वेयर वेयर यही u भी तो फाइंड करना था, वेयर आपका u क्या है -1, वेयर u इज -1, u इज -1 एंड p इज 3।
हमेशा जो भी दो इंटीजर आपको सवाल में एग्जाम में दिया जाएगा उसकी जीसीडी को गिवन नंबर के फॉर्म में लिखना होगा। जैसे 16 और 6 की जीसीडी, 16 और 6 की जीसीडी आपकी 2 है, 2 को 16 और 6 के फॉर्म में लिखना होगा विद द हेल्प ऑफ सम इंटीजर। ये यू की जगह -1 या ई की जगह 3 हो। ये पक्का हर साल एक सवाल ही जाते श्योर है। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम में इस तरह का सवाल आना तय है। फिर डालो फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम। अब नाम पे मत जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वही है जो आप बचपन में हो क्लास 3 में। ये क्या कह रहा है ऊपर, आप जो देखो उसी स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करो। एवरी पॉजिटिव इंटीजर, स्टेटमेंट क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, स्टेटमेंट राइट डाउन द स्टेटमेंट, लिख डालो स्टेटमेंट। कभी कभी आपके एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव करके आता है, स्टेट एंड प्रूव करके आता है, स्टेटमेंट भी आपको याद रहना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मैं बार बार कह रहा हूँ अर्थमेटिक नहीं पढ़ोगे, अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट क्या है? एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर एक से बड़ा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर 1 भी है आपका। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर, इंटीजर मीन्स नेचुरल, एक भी तो आपका पॉजिटिव इंटीजर, एक से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठाओगे। एवरी नेचुरल नंबर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि नेचुरल नंबर एनालिसिस वाले नहीं यूज करते। एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, एज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। एक शब्द और जोड़ना है, क्या जोड़ना होगा बताओ? पर मैंने समझाया कि आप रीअरेंज करोगे तब भी यूनिक ही रहेगा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स यूनिक अप टू, यूनिक अप टू, यूनिक अप टू, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम पॉजिटिव इंटीजर जो एक से बड़ा होगा, जो उसके फैक्टर्स हैं तो रीअरेंज करने पे भी जो आएगा वो सेम ही रहेगा, यूनिक रहेगा। जैसे आपको मैं समझाया था 30 को आप 2 इंटू 3 इंटू 5 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 5 भी लिख सकते हो, 5 इंटू 3 भी लिख सकते हो, 5 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो। ऐसे आप, लेकिन सारी चीज़ें एक हैं, एक है यूनिक अप टू अरेंजमेंट। ये शब्द आपको समझना, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं समझाया भी आपको। यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये सब प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। 30 के फैक्टर्स है ना ये, इसके और प्राइम भी हैं, प्राइम फैक्टर। एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर एनालिसिस वाले बोलते नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव इंटीजर ही आप एग्जाम में लिखो। एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, पहली बात तो ये। दूसरा, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये स्टेटमेंट बना। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी स्टेटमेंट लिखने के लिए आए तो आपके दिमाग में ये 30 वाला एग्जाम्पल आ जाए, आप लिख ले जाओ। 8, 8 अगर मतलब 8 हो, 8 में भी तो क्या है, अगर कोई भी 1 से 8 है तो 2 पे पावर क्यू। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स में प्रोडक्ट में एक भी प्राइम्स आ सकता है, ऐसा तो कह नहीं रहा कि प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा ही जरूरी है। प्रोडक्ट में एक भी प्राइम आ सकता है, 2 केवल एक भी आ सकता है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक भी कंसिडर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था। 8 है तो 2 पे पावर क्यू, एक ही प्राइम प्रोडक्ट में हो सकता है। जब प्रोडक्ट सब किया जाता है तो एक भी या एक से ज़्यादा, नहीं तो आप फिर ऐड करोगे कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी
रिटन एज प्राइम आर प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। मेरे हिसाब से वो स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक प्राइम्स भी आप कंसीडर कर सकते हो, एक प्राइम्स भी। दिस इज द अल्टीमेट स्टेटमेंट। इसको प्रूव करने के लिए चीज़ आपको जानना होगा, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करने के लिए एक चीज़ आपको यूज करना होगा विदाउट प्रूफ, वो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। आप एग्जाम में प्रूफ में ये मत लिखना, फैक्ट ये बता रहा हूँ कि जो मैं यूज़ करने जा प्रूफ यूज होगा, एक फैक्ट लिखिए जिसको बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको समझाया जा चुका है। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है आज वो मैं बता रहा हूँ, बस आपको स्टेटमेंट समझना है, क्योंकि सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के प्रूफ में यूज होगा। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सेकंड प्रिंसिपल PRINC PAL मत लिखना, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बस ये जान लेना, इसका यूज करना, और आगे के दिनों में बहुत यूज होता है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल। कभी भी आपका एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाएगा ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का या सेकंड प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आपको पता है। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स क्या कहता है, एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं पूछा है, बस स्टेटमेंट आपको कायदे से ब्रैकेट के अंदर लिखना, ये यूज करना है फंडामेंटल के। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सेज दैट लेट इंडक्शन प्रिंसिपल, चाहे वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो या सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन प्रिंसिपल हमेशा आप पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही लगा सकते हैं, नेचुरल नंबर्स पे ही लगा सकते हैं। आप क्यू आर पे आप मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं अप्लाई कर सकते। जब भी अप्लाई करोगे पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर पे। तो लेट पी एन बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, लेट पी एन बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट एन बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट सॉल्विंग एन, जहाँ एन नेचुरल इंडक्शन प्रिंसिपल, चाहे वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जिसको डिटेल में एक लेक्चर में आपको बताया था, चाहे वो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, वो नेचुरल नंबर पे ही अप्लाई है, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट पे ही अप्लाई है। फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है कि पीएन कोई आपका सॉल्विंग नेचुरल नंबर, सॉल्विंग पॉजिटिव, सपोज दैट फर्स्ट वन, या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में पहली बात लिखी है, तो वही बात यहाँ भी, तो आपका गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वन के लिए ट्रू हो, वन इज एन जो है एन के लिए लिखा गया है, नेचुरल नंबर एन के लिए, एन इक्वल टू वन के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट पी एन ट्रू होना चाहिए, पी वन इज ट्रू। सेकंड में यहाँ अंतर है, वहाँ भी पी वन इज ट्रू था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, यहाँ भी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, यहाँ भी सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में पहली बात यही है, जो स्टेटमेंट है वो वन एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू होना चाहिए। सेकंड में यहाँ अंतर है, सेकंड में यहाँ अंतर यहाँ क्या है, इफ if Pn is true, Pn is true for all m, Pn is true for all n, is Pn is true for all n less than n। तो मैं इसको थोड़ा खोल के और आपको समझाऊंगा, अभी लिख लो, इफ Pn is true for all n less than n। ये जो Pn मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया है m से छोटे सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है, यानी m से छोटे सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है,
m से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही है, देन m के लिए भी सही हो जाए, m इज ट्रू। अगर m से छोटे के लिए सबके लिए सही है तो m के लिए भी सही हो। दिस इज द डिफरेंस। ये जो दूसरा पॉइंट है यही फर्स्ट प्रिंसिपल में है। वहाँ क्या होता था कि अगर पी के ट्रू है तो पी के प्लस वन ट्रू होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो, स्ट्रांगर कंडीशन है। पी एन जो है वो यम से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सही है, ये मान के चल रहे हो। आपको दिखाना क्या होगा कि पी यम के लिए भी ट्रू हो, पी एन इक्वल टू यम के लिए भी ट्रू हो। मीन्स जैसे मैं कहूँ यम इक्वल टू मैंने ले लिया 10, अगर आप यम इक्वल टू 10 ले लिया इसका मतलब पी एन जो है ट्रू है और ऑल n लेस देन 10, n is true और all n less than 10 मीन्स p1 भी ट्रू है, p2 भी है, 10 से छोटे जितने पॉजिटिव इंटीजर उन सबके लिए सही है, p2 भी ट्रू है, p3 भी ट्रू है, 4 भी ट्रू है, p4 भी ट्रू है, p4 भी ट्रू है, p4 भी ट्रू है, डॉट 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 p9 तक का ट्रू है। 10 से छोटे जितने पॉजिटिव इंटीजर सबके लिए ट्रू मान के चल रहे हो। अगर यम 10 ले लिए तो इसका मतलब पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन लेस देन 10, मीन्स p1 ट्रू है, p2 ट्रू है, p3 ट्रू है, p4 ट्रू है, p9 ट्रू है। इम्प्लाई कर दे कि p10 भी ट्रू, टू 10 के लिए भी ट्रू, यानी इक्वल टू यम आपका 10 है, यानी इक्वल टू 10 के लिए भी ट्रू है, p10 इज ट्रू। ये कहता है सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सेकंड हाइपोथेसिस ये है। लेट pn be a mathematical involving, suppose that first p1 is true, n equal to 1 a ट्रू है। दूसरा क्या है, यही डिफरेंस आता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल। यहाँ क्या कहा जा रहा है, pn इज ट्रू फॉर ऑल n देन m। अगर m से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए फिर m के लिए भी सही होना चाहिए, मान के चल रहा है। इफ p देन q टाइप स्टेट। तो मैंने आपको एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं पूछूं कि m इक्वल टू 7 है, आपके पास क्या है, p1 से लेकर के p6 तक सही है, n इक्वल टू 7 यानी इक्वल टू लेस देन 1 से लेकर p6 सही है। आपका इम्प्लाई हो जाए कि p7 के लिए भी ट्रू है, अगर p7 के लिए भी ट्रू हो जाए, ये इम्प्लाई होना चाहिए। तो दीज आर द हाइपोथेसिस ऑफ सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कंक्लूजन क्या कहता है, जो वहाँ था वही यहाँ भी होगा। अगर ऐसा हो रहा है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग एन, तो ये दोनों बातें अगर दिखा दी आप, एन इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है और अगर यम से छोटे के लिए ट्रू है, यम के लिए भी ट्रू हो जा रहा है, जो ही ये दिखाओगे तो आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाए। देन n is true, n is true for all n belongs to n। नेचुरल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट n है, सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाए। अगर ये दो बात आप दिखा, तो pn है सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाए। ये सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का दो बार कॉन्सेप्ट रहना। अब ब्रैकेट बंद कर लो, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के प्रूफ में आते, तो हमें यूज करना था, हमने बता दिया। इस प्रूफ में सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज। राइट डाउन द प्रूफ ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। स्टार्ट में लिखे फंडामेंटल ऑफ एफ टी ऑफ अरिथमेटिक। में क्या दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो एक से बड़ा होगा वो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स होगा और यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइम फैक्टर। सबसे पहले क्या मानोगे, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, n बिलोंग्स टू n का मतलब n एक पॉजिटिव इंटीजर विथ n ग्रेटर देन 1 है।
ग्रेटर देन, यानी n एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब n नेचुरल नंबर का सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, इसका मतलब n पॉजिटिव इंटीजर है और एक से बड़ा है। वी हैव टू शो दैट वी हैव टू शो दैट n इज प्रोडक्ट ऑफ, पहले आप प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम दिखाओगे फिर यूनिकनेस प्रूव करोगे, सो दैट n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। एक n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या, एक आप आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर लिए, एवरी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर लेना होगा तो ऐसे तो लिखोगे लेट n बिलोंग्स टू n एक आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है और एक से बड़ा है। हमको दिखाना है कि n जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स होगा, और इसको दिखाओगे सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। अब समस्या ये है कि जहाँ जो आप ये लिखे हो कि n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, यहाँ Pn जो समझना है आपका Pn है, ये है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, आपका Pn है ना, क्योंकि आप मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है तो Pn आपको समझना है व्हाट इज Pn हियर। Pn यही है कि n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम। अब आप बताओ पहला जो उसकी बात दिखानी है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करना, पहला आपको क्या n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, लेकिन साफ साफ लिखे हो कि जो आपका n है वो एक से बड़ा है, मतलब एक को तो आप वैसे ही बाहर कर दिए, एक तो आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो। अब क्या करोगे, P1 इज ट्रू की जगह क्या दिखाओगे, P2 इज ट्रू। पहला जो n होगा एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर जो पहला होगा वो 2 होगा, तो वहाँ सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट में पहला सपोजिशन है P1 इज ट्रू, n इक्वल टू 1 आप यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हो, आप n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करोगे। सिंस इफ n इक्वल टू 2, क्योंकि 1 से बड़ा पहला पॉजिटिव इंटीजर 2 ही आएगा, इफ n इक्वल टू 2 देन आप लिख सकते हो n इक्वल टू 2, और 2 को लिख सकते हो 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एक ही प्राइम्स क्योंकि 2 प्राइम्स है, 2 इक्वल टू 2, n इक्वल टू, जब अगर n 2 है तो 2 को लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स एक ही आ रहा है 2 इक्वल टू 2, एक ही प्राइम का प्रोडक्ट है। जो 2 n को सोचो प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में, तो यहाँ 2 ही वो प्राइम है, 2 को 2 फॉर्म में लिख सकते हो, 2 खुद प्राइम है, 2 इक्वल टू 2। आज ऐसा इसलिए हो जाएगा कि 2 इज प्राइम है, इज तो P1 इज ट्रू ने दिखा के आप P2 इज ट्रू दिखाए, क्योंकि यहाँ आप 1 को बाहर कर दिए हो, तो पहला जो आप पहले के लिए जो पहला यहाँ अलाउड पॉजिटिव इंटीजर वो 2 है, n इक्वल टू 2 है, 2 को 2 के फॉर्म में ले सकते हो, 2 इक्वल टू 2, ये 2 n की जगह सोचो, और इधर वाला जो 2 है वो आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में सोचो। एक प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक भी प्राइम आ सकता है, सिंगल प्राइम में, बार बार कर रहा हूँ, सिंगल प्राइम भी आ सकता है, क्योंकि 2 प्राइम है तो 2 को 2 के फॉर्म में ले सकते एज ए प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ, इसके नीचे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में सिंगल प्राइम भी आ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ, तो n इक्वल टू 2 के लिए जो आप कह रहे हो कि अगर n 2 है तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखा जा चुका है। तो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको पहली बात यही दिखानी होती है कि P n जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, लेकिन चूंकि यहाँ n 1 हो नहीं सकता, हाँ n पहला जो n है वो 2 हो सकता है, 2 के लिए आपका Pn जो आपका ये Pn है, n है, n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, n इक्वल टू 2 के लिए सही है, क्योंकि 2 जो है 2 को 2 इक्वल टू 2 ले सकते हो, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो ये P2 इज ट्रू, P2 इज ट्रू, यानी इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यही आपका Pn है, तो P2 इज ट्रू। अब क्या मानोगे, सेकंड चीज में क्या मानते हो कि सपोज दैट दूसरी बात जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की, तो लोग इंडक्शन हाइपोथेसिस, सपोज दैट कि
n is product of distinct primes, क्या मानना है? Pn की जगह मैं बोल रहा हूँ कि यही तो है Pn आपका, n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स Pn, और आपका सेकंड क्या कहता है कि Pn ट्रू हो फॉर ऑल n लेस देन m। सपोज दैट n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स फॉर ऑल n लेस देन m। m से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए n अगर m से छोटा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स ग्रुप। सपोज दैट n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, यही आपका यहाँ Pn है, यही आपका यहाँ पे Pn है। आप मान रहे हो कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n लेस देन m, नहीं m से छोटे यानी 1 को m से छोटे मतलब 2 को 3 को 4 को 5 को कहाँ तक m-1 तक जो भी होंगे वो सब प्रोडक्ट आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो। आप ये मान के चल रहे हो अगर m से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, m से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है तो आप प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो। अब आपको दिखाना होगा कि Pm इज ट्रू, मतलब m इज वी हैव टू शो दैट Pm इज ट्रू। Pm इज ट्रू का मतलब m इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट। अगर ये आपका Pn है, Pm क्या होगा? Pn आपका Pm क्या होगा? अगर n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स फॉर ऑल n लेस देन m, आपको अब दिखाना होगा वी हैव टू शो दैट कि m के लिए भी ये सही है, यानी m इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट, हमको प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट। और जो ही ये बात हो जाएगी तो मतलब जो आपका n है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स और ऑल n बिलोंग्स टू n, ये दोनों बातें आप दिखा लिए। P1 की जगह यहाँ P2 दिखा लिए कि P2 ट्रू है। फिर आप मान के चले n ट्रू, n इज ट्रू और ऑल n लेस देन m, और दिखा दोगे जब Pm भी ट्रू हो जा रहा है, आप सेकंड प्रिंसिपल आप मैथमेटिकल होगे कि n है Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। आता है सेकंड सेक्शन। फिर ये दोनों बातें दिखा, एक तो दिखाई लिए कि P2 ट्रू है, तो आप माने कि हाँ यहाँ बार बार मैं कह रहा हूँ Pn क्या समझना, इन्वर्टेड कामा में लिख Pn मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो Pn है वो क्या है, आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स और ऑल n लेस देन m। तो m से छोटे सारे पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स में बड़ा आप रिस्ट्रिक्ट करते हो कि n 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से लेके m-1 तक जितने भी हैं वो आप प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में। अब आपको दिखाना है, ये मान के चल रहे हो, अब आपको दिखाना है कि जो m होगा वो भी प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो जाए, मीन्स Pm भी ट्रू हो जाए। और जो ही ये दोनों बात हो जाएगी Pn आपका ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n ग्रेटर देन 1, क्योंकि आप हाइपो पोजीशन में ही मानो कि n 1 से बड़ा लेके चलो, कहानी खत्म हो जाएगी। अब आपका गोल है दिखाने का कि m प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो जाए। कैसे दिखाओ? बिल्कुल सिंपल है प्रूफ। अगर m खुद प्राइम है, m इज प्राइम, अगर m खुद प्राइम है तो m है, अगर वो खुद प्राइम है, सपोज m आपका 7 है, खुद प्राइम है, 7 इक्वल टू 7 लिख सकते हो, 7 इक्वल टू 7, 7 को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख ले रहे हो। अगर m इज प्राइम देन m इक्वल टू m, यहाँ m इस साइड देखोगे m खुद प्राइम है तो m और इस m को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में सिंगल प्राइम भी आ सकता है। अगर m प्राइम है तो कोई बात नहीं है, m इक्वल टू m प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया, तो कहानी खत्म, वी आर डन। assume that m इज नॉट प्राइम, तो ट्रिवियल केस था, m प्राइम है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि m इक्वल टू m खुद लिख लिया, इधर वाले m को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह सोचो। हाँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक ही प्राइम आ रहा है, खुद m। assume that m इज नॉट प्राइम,
नॉट प्राइम। सर यम प्राइम नहीं है, इसका मतलब इसके पास प्रॉपर डिवाइजर होगा। देन देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के एल, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स के एंड एल सच दैट के आप और यल आपके दो से बड़े या बराबर होंगे और लेस देन के आपका ये जो आप इक्वल टू 2 अगर आगे यहाँ ग्रेटर ए और यल 1 से बड़े होंगे और यम से छोटे। अगर यम प्राइम नहीं है इसका मतलब इसके पास प्रॉपर डिवाइजर आएंगे, यानी 1 और यम के अलावा डिवाइजर आएंगे और 1 से बड़ा होगा के और यल, यम से छोटे। तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स के एंड यल सच दैट के और यल 1 और यम के बीच में होंगे, दोनों के 1 से बड़े होंगे और यम से छोटे। सच दैट डोंट बी पैनिक, मैं कभी एक एग्जांपल से भी आपको दिखाऊंगा। सच दैट एम टू के एल इक्वल टू के, एम को के इंटू यल फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 6 आपका प्राइम नहीं है तो आप इसको 2 इंटू 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू 3 फॉर्म, तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मैं ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं क्योंकि अलजेब्रा नहीं है ये एनालिसिस। अगर प्राइम नहीं है तो हमेशा आप 2 पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में, तो यहाँ 2 आपका 1 से बड़ा है, 3 भी आपका 1 से बड़ा है और 2 और 3 दोनों ही 6 से छोटे। ये बात मैं याद, अगर यम प्राइम नहीं है तो पक्का गारंटी है पॉजिटिव इंटीजर्स के और यल मिलेंगे कि के और यल दोनों 1 से बड़े होंगे, यम से छोटे होंगे, सच दैट के इंटू यल करने पे यम आ जाएगा। यही बात जैसे यहाँ पे 6 को 2 इंटू 3 लिख रहे हो, 2 और 3 दोनों 1 से बड़े हैं और 6 से छोटे। प्राइम न होने का, जो ही प्राइम नहीं होगा तो ये आपके पास उपलब्ध। अब आप बताओ, अब इंडक्शन, अब सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन यूज होने जा रहा है। आप क्या कह रहे हो कि ये लाइन ध्यान से पढ़ो जो ये लिखे हो, n is product of distinct prime, suppose that n is product of or all n less than m। अगर m से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स लिखा जा सकता है। 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 1 से बड़ा होना चाहिए। जो आपका k है और l पे फोकस करो, ये m से दोनों छोटे हैं पॉजिटिव इंटीजर, k और l दोनों m से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 1 से बड़े भी हैं। आप यहाँ कह रहे हो कि कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा हो और m से छोटा है तो आप प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स में ले सकते हो। तो स्टार का दो स्टार, अगर m से छोटा हुआ, m से छोटा हुआ वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपका m से छोटा है, l भी आपका m से छोटा है, सिंस 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 आपका के यल यम से छोटा है और 1 से बड़ा है, कोई पॉजिटिव, आप कह रहे हो कि यम से छोटे के लिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो प्रोडक्ट आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स के लिए दे सकते हो। आप माने ना, सपोज दैट n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट और ऑल n ग्रेटर n लेस देन m और ऑल n लेस देन m पर जो लिखे हो, तो k आपका m से छोटा हो गया एंड l भी आपका क्या है, m से छोटा है। तो बाई स्टार बना दो, उसी यूज कर रहा हूँ। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से बड़ा हो m से छोटा होगा उसको आप प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो। ये मान के चल रहे हो आप, ये मान लियो कि m से छोटा अगर पॉजिटिव इंटीजर तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है। k आपका m से छोटा है, l भी आपका m से छोटा है, स्टार से k बाई स्टार k एंड l कैन बी रिटन एज
प्रोडक्ट ऑफ टाइम्स। सपोज मान लिया कि के जो है आपका एम से छोटा है तो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है। सपोज के इक्वल टू P1 P2 PR एंड यल भी आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है। Q1 Q2 मल्टीप्लीकेशन है ये प्रोडक्ट Q1 Q2 QS वेयर P1 डॉट 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 PR एंड Q1 2 डॉट 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 QS आर डिस्टिंक्ट ये स्टार से। क्यों इनको आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स के फॉर्म में लिख पा रहे हो? क्योंकि दोनों एम से छोटे हैं, दोनों एम से छोटे। इट फॉलोज दैट एम इक्वल टू आपका क्या था KL। आराम से काम करो, एम इक्वल टू क्या था KL। अब के क्या हो गया है P1 P2 PR, P1 P2 डॉट 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 PR, के की जगह लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स P एल भी आपका क्या है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स Q1 Q2 yes 2 1 2 Q नॉट Q का मतलब जो ये पूरा लिखे हो ध्यान से देखो तो क्या है प्रोडक्ट ऑफ तो है एम इक्वल टू KL और ये सब डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं P1 P2 PR Q1 Q2 QS डिस्टिंक्ट। मतलब एम आपका हो गया ना प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, यही आपको दिखाना था। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स Q1 P R Q1 Q2 they are distinct। m इक्वल टू KL, K बाई स्टार प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया, L बाई स्टार प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, K इंटू L भी तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो जाएगा, इसका मतलब यह आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो वी हैव शोन दैट, तो दिखाना था वी हैव शोन दैट m इज, आपने दिखा दिया जो दिखाना, वी हैव शोन दैट आप तो आपको यही तो दिखाना था। अगर m से छोटे जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक से बड़े और m से छोटे जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर वो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं तो m भी आपका प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो, जो आपने दिखा। वी हैव शोन दैट m इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। अब इंडक्शन हाइपो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों बातें आप दिखा ली। P2 इज ट्रू, दो के लिए भी ट्रू हो गया, और अगर m से छोटे के लिए ट्रू है तो m के लिए भी ट्रू हो गया प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट। बस यहाँ आपको मैं बार बार Pn क्या है वो समझना, n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट। तो जब दोनों बातें हो गई कि P1 की जगह P2 था, P2 ट्रू, और Pn इज ट्रू, Pn आपका क्या था n इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, वो भी सही हो गया। अगर n इक्वल टू n लेस देन m के लिए सही मान के चले, n इक्वल टू m के लिए भी सही हो जा रहा है। तो बाई सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, बाई कंक्लूजन क्या कहता है, अब अप्लाई कर दो तो बाई सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सेकंड प्रिंसिपल, इस चीज़ को लोग बहुत क्रिटिकल करते हैं, लेकिन आपको मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश, बाई सेकंड, मेरे टाइम पे तो बिल्कुल जब मैं कर रहा था BSc समझ में ही नहीं आता था क्या कर रहे हैं। बाई सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दोनों बातें इंडक्स सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सप्लाई हो रही है। तो कंक्लूजन क्या कहता है सेकंड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, Pn आपका हर नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा। तो Pn इज ट्रू, Pn आपका जो है वो बेसिकली मैं बार बार कह रहा हूँ क्या है कि n बिलोंग्स टू n एंड n ग्रेटर देन 1, n बिलोंग्स टू, क्योंकि आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में 1 को बाहर कर दिए बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस,
n belongs to n इज, इसको पहले लिख दो ऐसे, n इज प्रोडक्ट ऑफ distinct primes for all natural numbers ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों बातें सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये था, यानी इस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स वो सारे नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा। लेकिन आप स्टेटमेंट में जाके देखो कि आप लिखो साफ साफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, इसका मतलब n 1 नहीं हो सकता, और ऑल n बिलोंग्स एंड n ग्रेटर देन पार्ट आप प्रूव कर लिए कि कोई भी एक से बड़ा, अगर कोई भी एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है, बिलोंग्स टू मतलब पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है तो प्रोडक्ट आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। आ गया बाय सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स की दोनों बातें सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स आई हो गई। जब एक तो आपने दिखा दिया P2 इज ट्रू, आपने मान अगर Pn इज ट्रू फॉर ऑल n लेस देन m, Pm भी ट्रू दिखा दिए। अब वहाँ से कंक्लूड करोगे सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स यूज करोगे तो क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर जो एक से बड़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स होगा। एग्जिस्टेंस, ये वाली बात प्रूव हो गई कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, दिस प्रूव्स दैट every positive integer greater than 1 can be written as product of ये बात तो प्रूव, अब आपने आप मैथमेटिकल करके प्रूव कर। अभी बचा क्या है, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट प्रूफ अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आधा पार्ट हुआ, आधा बचा है। n को ये आपने प्रूव कर लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर एक से बड़ा है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, ये प्रूव हो गया है यूजिंग सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। अभी बचा क्या, यूनिकनेस। नेक्स्ट वी शो दैट यूनिकनेस पार्ट, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट। तो लेट n इक्वल टू, मान लिया जाए कि दो n इक्वल टू P1 P2 डॉट डॉट r इक्वल टू Q1 Q2 Qs। n को आप दो फॉर्म में लिख रहे हो, P1 P2 PR, Q1 Q2 Qs। बिल्कुल ऐसे समझना नहीं तो आप 2 इंटू 3 इंटू 5, दूसरा जो आप 5 इंटू 3 इंटू, ऐसे लिख सकते हो दोनों को। तो n को दो फॉर्म में लिख लिया, P1 P2 PR, Q1 Q2। फिर परिचय करा दो, वेयर P1 P2 डॉट 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 PR एंड Q1 Q2 डॉट 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 QS आर डिस्टिंक्ट प्राइम। यही तरीका है यूनिकनेस दिखाने। अगर आप दो फॉर्म में लिख रहे हो n को, आपको दिखाना होगा जैसे यहाँ ये सब जो P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। आपको क्या दिखाना होगा कि पहली बात तो आप यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट दिखा पाओगे कि जितने प्राइम्स इसमें आ रहे हैं उतने इसमें हैं, जैसे इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। फर्स्ट वी सो दैट, इस दिखाने के लिए फर्स्ट वी सो दैट we shall show that how we show that कि P1 P यहाँ 3 प्राइम्स आ रहे हैं, यहाँ 3 प्राइम्स आ रहे हैं, P1 P2 P3 Q1।
आप क्या दिखाओगे, अगर आर प्राइम है, एस प्राइम है, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट दिखाना, तो इसका मतलब जितने प्राइम्स यहाँ आ रहे हैं उतने यहाँ भी आएंगे। एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा आपकी क्लियरिटी होगी, ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि जितने प्राइम इसमें आ रहे होंगे उतने ही इसमें आना चाहिए। आपको दिखाना क्या होगा, पहली चीज़ आर बराबर यस, आर और यस, अगर आर और यस दोनों बराबर होंगे तब आपकी कहानी खत्म। सेकंड वन क्या दिखाओगे, सेकंड यहाँ का कोई भी प्राइम लोगे, जैसे यहाँ का जो 2 है, यहाँ सब जिस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ, यहाँ का 2 है जो कि P1 कह रहे हो, तो P1 Q3 के बराबर है। यहाँ 2 है, वो 2 यहाँ चला आया, मतलब P1 Q3 के बराबर है, ठीक है। P2 जो आपका यहाँ 3 है, तो यहाँ पे Q2 के बराबर ही है, 2 के बराबर है। P3 जो आपका यहाँ 5 है, यहाँ के Q। नेक्स्ट आपको क्या दिखाना होगा, यहाँ का कोई भी PI होगा, ईच PI इक्वल टू QJ, कोई भी इसमें से लोगे PI किसी न किसी इसमें के बराबर होगा QJ के। जैसे यहाँ P1 जो आपका है वो Q3 के बराबर है, P1 2 है, Q3 2 है, P1 आपका Q3 के बराबर है, P2 आपका 3 है और यहाँ Q2 आपका 3, तो P2 QT के बराबर है, P3 यहाँ आपका 5 है, वो Q1 के बराबर है। वही चीज़ यहाँ भी है कि पहली बात, आप जितने प्राइम्स यहाँ आएंगे उतने प्राइम्स यहाँ भी आएंगे। दूसरा, इसमें कोई भी प्राइम उठाओगे वो किसी न किसी इसमें किसी न किसी के बराबर ही होगा। जैसे यहाँ पे कभी भी आप करके देख लो, मान लो आप लिखते हो 2 3 210, 2 इंटू 3 तो 7, 2 3 6 33। अब आपका P1 P3 आपने इसको लिख क्या दिया, 5 2 3 7, और ये आपका Q1 2 Q3 Q4 है। इसका मतलब 4 यहाँ आ रहा है तो 4 यहाँ भी आने चाहिए, पहली बात। दूसरा, यहाँ का जो P1 है यहाँ के Q2 के बराबर है, Q। यहाँ का जो P2 है 3, यहाँ किसके बराबर है, Q3 के बराबर है, 3 के बराबर। यहाँ का जो P3 5 है वो किसके बराबर है, Q1 के। यहाँ का जो P4 है वो किसके बराबर है, Q4। ये चीज़ ईच PI इक्वल टू QJ, वेयर वेयर I बिलोंग्स टू I इज आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तब आप ही लोग आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर के R तक, 1 से लेकर R तक। एंड ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 से लेकर के S तक। J इज सब्सक्रिप्ट ऑफ Q, J इज सब्सक्रिप्ट ऑफ Q, और आप Q1 Q2 QS लिखो, इसका मतलब J वेरी कर सकता है 1 से लेकर के S तक। ये 2 बात दिखानी है। यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट दिखाने के लिए ये दोनों बात जब दिखा लोगे, आपका यूनिकनेस पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट, आर्डर चेंज हो रहा है, बाकी सेम चीज़ है, तो कैसे दिखाओगे, हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, हाउ टू अटैक। सिंस सिंस बड़ा आसान है, अभी आपको लगेगा कि जस्ट प्ले विद दिस। सिंस P1 डिवाइड्स P1 P2 PR, आप ये मान के चल रहे हो ना कि n आपका 1 PR है इक्वल टू Q2 QS है, ये n मान के चलो। तो P1 इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि एक बार इस प्रोडक्ट में P1 आ रहा है, जैसे सपोज 2 है, 2 डिवाइड करेगा 2 इंटू 5 को, क्योंकि 2 आ रहा है, जब 2 आ रहा है तो डिवाइड करेगा, पक्का करेगा। P1 डिवाइड्स P1 इंटू P2 इंटू PR, और यही बराबर है किसके, Q1 इंटू Q2 टू QS के। इंटू P2 इंटू PR इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 इंटू, यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे, जो P1 है, तो P1 है इसको डिवाइड कर रहा है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब P1 इसको भी डिवाइड करेगा, कामा P1 डिवाइड्स Q2 डॉट 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 Q1 Q2 को डिवाइड कर रहा है, ये इसके बराबर, इसको मतलब P1 डिवाइड करेगा।
और अभी आज आप प्रूफ किए हो कि अगर प्राइम है, ठीक, अगर प्राइम है, कोई प्राइम है, प्रोडक्ट को अगर डिवाइड कर रहा है, वन प्राइम है, ध्यान देना, प्राइम है, कोई प्राइम अगर प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा तो क्या इंप्लाइज होगा कि किसी न किसी एक को तो डिवाइड करेगा। आज ही पहले प्रोपोजिशन ए प्रूव किया, अगर पी प्राइम है और दो इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, या तो पी डिवाइड्स ए होगा या पी डिवाइड्स, क्योंकि पी वन प्राइम है तो इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, मतलब इसमें से किसी न किसी एक को जरूर डिवाइड कर रहा होगा। अगला आर्गुमेंट वही लिखो, सिंस, फर्दर सिंस, ये चीज अप्लाई करना है, सिंस P1 is prime, P1 is prime एंड P1 आपका इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसमें किसी न किसी एक को डिवाइड कर रहा है। प्राइम ये दो के लिए जो मैं लिखा था वो दो से ज़्यादा के लिए भी सही है। अगर P डिवाइड्स ए भी है तो किसी न किसी एक को तो डिवाइड कर ही रहा होगा। मीन्स P डिवाइड्स A1 A2, अगर AN है तो कम से कम एक को तो जरूर डिवाइड कर रहा है अगर P प्राइम है तो। सिंस P1 इज प्राइम एंड P1 डिवाइड्स दिस, यहाँ से कंक्लूड करोगे P1 डिवाइड्स QJ, जे किसी न किसी QJ को डिवाइड कर रहा, फॉर सम जे, क्या लिखोगे जे, हाँ फॉर सम जे बिलोंग्स टू 1 2, ने किसी को डिवाइड कर, बाई रीअरेंजिंग, यहाँ आप लोग घबराइएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको, बाई रीअरेंजिंग द फैक्टर्स, एक P1 P2 PR Q1 Q2 QS N के फैक्टर हैं, बाई रीअरेंजिंग द फैक्टर्स we may assume that, आप assume we may that P1 divides QJ को Q1 ले सकते हो। फिर कैसे, सपोज जैसे आपका 30 था, 5 था, ये लाइन थोड़ा आपको समझने, क्योंकि आपके लेवल पे थोड़ा नहीं तो रट्टा मारोगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये है, ये P1 P2 और ये आपने लिखा 3 5, ये Q1 Q2, ये Q2 और ये Q3। तो जो आपका Q3 है, Q3 P डिवाइड्स P1 डिवाइड्स Q1 Q2 Q3, तो इसका मतलब जो Q3 है तो रीअरेंज करके आप यहाँ ला सकते हो, ला सकते हो, Q3 है उसको रीअरेंज करके Q1 पे ला सकते हो, रीअरेंज करके, क्योंकि कॉम्पिटेटिव है ये, आप इसको यहाँ ला सकते हो, 2 इंटू 5 टू रीअरेंज कर सकते हो, ये आपके पास चॉइस है क्योंकि कॉम्पिटेटिव है, रीअरेंज करके आप Q3 को Q1 पे ला सकते हो। वही बात मैं लिखा कि सिंस P1 इज प्राइम और P1 अगर प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, आप कह रहे हैं कि कम से कम एक को डिवाइड कर रहा होगा, तब P1 डिवाइड्स QJ, जहाँ J1 2 यस में से कोई भी हो सकता है। बाय रीअरेंजिंग द फैक्टर्स हम QJ को Qn ही ले सकते हैं, QJ को Qn ही ले सकते हैं, Q1 ही ले सकते हैं, J को Q1 ले सकते हैं। जैसे ये कि जो P1 डिवाइड्स कर रहा है आपका Q3 को, लेकिन Q3 को रीअरेंज करके हम, P1 डिवाइड कर रहा है Q3 को, लेकिन रीअरेंज करके हम 2 को पहले ले सकते हैं, इसका मतलब Q3 यहाँ चला आया Q1 के पोस्ट पे, Q1 के पोस्ट। बाय रीअरेंजिंग द फैक्टर्स वी में अस्यूम दैट कि P1 डिवाइड्स Q, सपोज कि जो आपका P1 था डिवाइड कर रहा है Q3 को, लेकिन रीअरेंज करके हम Q3 को Q1 के पद पे ला सकते हैं, तो Q1 Q2 Q3 अब ये हो गया, तो अब P1 किसको डिवाइड कर रहा है, Q1 को, वही बात लिखा जा रहा है, बाय रीअरेंजिंग फैक्टर्स वी में अस्यूम दैट कि P1 डिवाइड्स Q1। अब आगे आपका टेस्ट होगा, आप बताइएगा, तो बताने की कोशिश, सारे ये फंडा में सारे कंसेप्ट का चेकअप कर देता है। P1 डिवाइड्स Q1, और हाँ दोनों बराबर क्यों होंगे, व्हाट इज द आर्गुमेंट, क्योंकि दोनों प्राइम है। P1 डिवाइड्स Q1, अगर P1 Q1 को डिवाइड कर रहा है तो मतलब P1 Q1 का डिवाइजर हुआ, अगर P1 Q1 को डिवाइड करे तो P1 Q1 का डिवाइजर हुआ, और ये प्राइम है, Q1 के डिवाइजर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 या तो Q1, 1 या तो Q1। सिंस, आगे आप कंटिन्यू करो, सिंस Q1 इज प्राइम
एंड P1 is a divisor of Q1। Q1 प्राइम है और P1 उसका डिवाइजर है, और आपको पता है प्राइम का डिवाइजर या तो 1 होगा या तो खुद Q1 होगा। गामा P1 इक्वल टू 1 आर 1 Q1 का डिवाइजर है और Q1 प्राइम है, तो Q1 के डिवाइजर्स 1 या Q1 ही होंगे। P1 दो ही चीज़ हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 1 होगा। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्राइम 1 हो, प्राइम जो आप डिफाइन करते हो 1 से बड़ा होता है, ठीक है। फर्दर सिंस मतलब फर्दर सिंस P1 इज आल्सो प्राइम, P1 इज आल्सो प्राइम, मतलब P1 आपका 1 नहीं हो सकता, एक से बड़े होते हैं। डेफिनेशन में लिखा गया है पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, P1 1 नहीं हो सकता। जब P1 दो ही चीज हो सकता है, या तो 1 या तो Q1, आप कह रहे हो कि ये नहीं हो सकता, तो बचा कि फिर क्या? हेंस P1 इक्वल टू 1 के बराबर। तो आपको सिंपल सा उसमें इतनी बड़ी लॉजिक आपको लिखना होगा। अब आप क्या करो, हाउ P1 P2 PR इक्वल टू Q1 Q2 QS आपके पास था, क्या इक्वल टू दिस था, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। और Q1 भी आपका क्या हो गया, P1 और Q1 बराबर हो गए ना, इसका मतलब P1 और Q1 बराबर हो गए, तो इसका मतलब आउट हो जाएंगे, और P1 Q1 बराबर हो गए, दोनों तरफ से गायब हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज P2 P3 डॉट 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 PR इक्वल टू Q2 Q3 डॉट डॉट डॉट। अब वही आर्गुमेंट सेम रिपीट करोगे, सिंस P2 डिवाइड्स P2 P3 PR, सेम आर्गुमेंट जैसे वहां P1 डिवाइड कर रहा था P1, P2 इसको डिवाइड करेगा और ये इसके बराबर है, इक्वल टू Q2 Q3 QS। इसका मतलब आप यहां से ले सकते हो, जो P2 है, P2 डिवाइड्स Q2 Q3 डॉट, यही तो। और P1 इसको डिवाइड करो, ये इसके बराबर, तो P1 P2 इसको डिवाइड करेगा। बाय यूजिंग द एबव आर्गुमेंट, जैसे ऊपर यूज किए हो, बाय यूजिंग, सेम उसी तरह से, इसको दोबारा नहीं लिखना, बाय यूजिंग द एबव आर्गुमेंट आर्गुमेंट जैसे ऊपर तर्क दिए, आप क्या पा जाओगे, P2 इक्वल टू Q2, जैसे आप P1 इक्वल टू Q1 पा गए थे, वैसे यहाँ एबव आर्गुमेंट यूज करोगे। P2 अगर इसको डिवाइड कर रहा है, किसी न किसी QJ को डिवाइड करेगा, किसी न किसी QJ को डिवाइड करेगा, रीअरेंज करके QJ को क्या ले लेंगे, बाय यूजिंग द एबव आर्गुमेंट वी गेट P2 इक्वल टू Q2। तो ये इसका मतलब P1 Q1 के बराबर हो गया, P2 Q2 के बराबर हो गया, ऐसे अगला क्या आएगा, P3 Q3 के बराबर होगा। अब आपको दिखाना कि R बराबर यस ही होगा, तो R बराबर यस आपको दिखाना, तो सपोज R ग्रेटर देन यस, R यस से बड़ा है, तो आप ट्राइकोटॉमी में हम दो बातें खारिज कर देंगे। R बराबर यस दिखाना था, हम ये खारिज कर देंगे न तो R यस से बड़ा है, न तो R यस से, अपने आप R बराबर यस हो जाए, हम ये ला ट्राइकोटॉमी। सपोज थोड़ी देर के लिए कि R अगर यस से बड़ा है और ये कटता जा रहा है 1 बाई 1, R यस से बड़ा है, तो क्या बचेगा, R यस से बड़ा है, मतलब यस के बाद S+1 S+2 R तक जाएगा ना। जैसे सपोज 5 है, 5 3 से बड़ा है, और आपका P1 P2 P3 का मतलब, और इधर आपका यस है, R P1 सॉरी P1 5 तक, P1 P2 P3 P4 P5, यस आप 3 ले रहे हो, ये आपका P, ये आपका R 5 ले रहे हो, R आपका 5 है,
यस आपका 3 इक्वल टू Q1 Q2 Q3, 1/1 है आपका करता जा रहा है, P1 Q1 से, P2 Q2 से, P3 Q3 से, तो बचा क्या आपका P4 इंटू P5 इक्वल टू 1, P4 P5 इक्वल टू 1। ये चीज़ बता, मैं बार बार कहता हूँ, छोटे से एग्जाम्पल में देखो तो यहाँ क्या बचेगा, अगर R S से बड़ा है देन, तो जब R S से बड़ा है तो Q R तक तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिखोगे P1 P2 P R S से बड़ा है तो कहीं बीच में यस आएगा, यस प्लस 1 आएगा, R S से बड़ा है तो बीच में यस आएगा ना, फिर आगे आपका R आएगा, क्या आपका Q1 Q2 डॉट डॉट QS है। और जैसा आप ऊपर आर्गुमेंट यूज कर रहे हो तो P1 Q1 Q2 से कैंसिल, यस QS से कैंसिल, बचा क्या आपके पास, दिस गाइस PS प्लस 1 टू PS प्लस 2 डॉट 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 PR इक्वल टू 1। ये हो सकता, ये सब क्या है, प्राइम्स। प्राइम्स का प्रोडक्ट क्या 1 हो सकता है, नहीं, क्योंकि सारे प्राइम्स एक से बड़े हैं, इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, वो चीज़ है नॉट पॉसिबल, प्राइम्स का प्रोडक्ट 1 हो जाए वाला ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों, एज आपका PS प्लस 1 PS प्लस 2 डॉट 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 आर प्राइम्स, प्राइम्स हैं, प्राइम्स हैं एंड हेंस प्राइम होने की वजह से एक से बड़े होंगे, हेंस ग्रेटर देन, प्राइम्स हैं तो एक से बड़े होंगे, तय बात है, ग्रेटर देन 1, सारे ये एक से बड़े हैं, सारे एक से बड़े नंबर का प्रोडक्ट एक कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। और ये गड़बड़ी किस वजह से आई, जो आप मान लीजिए कि R ग्रेटर देन है तो R इज नॉट ग्रेटर देन, अब सपोज R लेस देन S, देन क्या आप पाओगे, R अगर लेस देन S है तो मतलब P1 P2 PR तक तो रहेगा ही रहेगा, इस साइड, उस साइड जब लिखोगे तो Q1 Q2 QR, अब चूंकि R छोटा है तो यस तक पहुंचना है तो R के बाद R प्लस 1 आएगा, आमा नहीं है ये मल्टीप्लीकेशन, Q1 Q2 आएगा QR, आएगा आपका QR प्लस 1 डॉट 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 यस, R आपका यस यानी यस बड़ा है आपकी बार, R के अनवर्ड जाएगा, जैसा आप ऊपर आर्गुमेंट यूज कर रहे हो तो P1 जो होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, Q1 से Q कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल, क्या क्या फिर आप, दिस इम्प्लाइज QR प्लस 1 QR प्लस 2 डॉट 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 QS इज इक्वल टू 1, इधर तो 1 बचा, फिर वही कहानी QR प्लस 1 QR प्लस 2 QS क्या है, प्राइम्स हैं, और प्राइम्स हैं तो एक से बड़े हैं, एक से बड़े हैं, एक से बड़े यानी QR प्लस 1 QR प्लस 2 QS प्राइम्स हैं तो एक से बड़े हैं, और एक से बड़े नंबर का प्रोडक्ट एक कभी हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि QR प्लस 1 QR प्लस 2 QS आर प्राइम्स, और प्राइम हमेशा एक से बड़े, एक से बड़े नंबर का गुणा कर रहे हो तो एक के बराबर कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम्स हैं तो फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, एक से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, एक से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक कैसे आ जाए, एक से बड़े नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो एक आने का चांसेज नहीं, वो लोग सोच रहे होंगे नहीं आ सकता है सर, एक 2 हो जाए 1/2 आ जाए तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये 1/2 अलाउड नहीं है, प्राइम कभी फ्रैक्शन होता ही, प्राइम है तो वो नेचुरल नंबर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। अगर आप R लेस देन S मान रहे हो तब भी असंभव चीज आ जाएगी, तो मतलब ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ठीक, R लेस देन S मानने पे भी असंभव चीज आ गई, इसका मतलब R लेस देन S गड़बड़ है, तो सो R इज नॉट लेस देन S, तो बाई लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, बाई लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी एक तो होना तय है, बाई लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी अगर R S से बड़ा नहीं है, R S से छोटा नहीं, तो पक्का R S के बराबर होगा, कहानी खत्म, R S के बराबर होगा, और जब R S के बराबर हो गया और हर स्टेज पे P1 किसके बराबर हो रहा है, Q1 के, P2 फिर किसके बराबर हो रहा था, Q2 के,
एंड एंड पी आई, अब पी वन बराबर क्यू वन नहीं लिखूंगा, पी आई बराबर क्यू आई लिखोगे, पी आई बराबर क्यू आई, पी वन क्यू वन के बराबर हो रहा था, पी टू क्यू टू के बराबर हो रहा था, ऊपर जो आप कर रहे थे प्रोसेस, पी थ्री क्यू थ्री के बराबर होगा, पी आई बराबर क्यू आई, और ऑल आई यहाँ क्या लिखोगे अब, क्योंकि आर और एस बराबर हो गए, आर और एस बराबर हो गए, तो वन टू आर लिखो चाहे वन टू एस लिखो, और आर आई इक्वल वन टू पी ईच पी आई आर इक्वल टू एस होगा, और हर पी आई आपको इससे कम, इससे स्ट्रांग, आपको ये दिखाना था कि पी आई किसी न किसी क्यूजे के बराबर होगा, ये दिखाना था ना, आप उससे ज्यादा दिखा दिए कि पी आई एग्जैक्टली क्यू आई के बराबर है। तो हर पी, आप पी वन पी टू पी आर के फॉर्म में लिख रहे हो, क्यू वन क्यू टू क्यू एस के फॉर्म में लिख रहे हो, तो आर बराबर एस आ गया, संख्या भी बराबर आ गई, और पी वन क्यू वन के बराबर हो गया, पी टू क्यू टू के बराबर हो गया, पी थ्री क्यू थ्री के बराबर हो गया, पी फोर क्यू फोर के बराबर हो गया, पी आर क्यू आर के बराबर हो गया, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट प्रूफ हो गया। अब जाके आपका प्रूफ खत्म हो, यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट भी खत्म, इज ओवर। आप पढ़िए, दो बार समझिए, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक गारंटीड है कि आपके एग्जाम में डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड, यूक्लिडियन एल्गोरिदम इन जेड, मेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक का स्टेट एंड प्रूव आना तय है। अगर आप यही तीन पढ़ के चले गए तो एक टाइम हो गया। आज की क्लास यहीं